नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 14वें क्लास और गर्व सीरीज के अंतर्गत 53वें क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। उत्तर हमारा क्या होगा? राज्यपाल साथियों, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है और राष्ट्रपति के द्वारा जब चाहे तब वो अपने पद से हटाया जा सकता है। इस नाते राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 153 के अनुसार 153 के अनुसार हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में कहा गया है, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का हेड होगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका प्रधान होता है राज्यपाल। जैसे केंद्र में केंद्र के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 155 में लिखा गया है कि इसकी नियुक्ति यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 156 में लिखा गया, अनुच्छेद 156 में लिखा गया है कि 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। मतलब कि राज्यपाल का पदावधि लिखा गया है अनुच्छेद 156 में 5 वर्ष, किंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा और अधिकतम 5 वर्ष उसका कार्यकाल होगा। किसका? राज्यपाल का, जो स्टेट का हेड होता है साथियों। तो इस नाते इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। दूसरा प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? अभियोग चलाने का या महाभियोग चलाने का या संसद में पूर्ण बहुमत से दोनों सदनों में पारित करके विधेयक के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा पद है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को साथियों अभियोग चला करके संसद में हटाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को भी अभियोग लगा करके संसद में हटाया जाता है। राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक है और संघ का हेड होता है, इसको भी अभियोग लगाया जाता है, लेकिन इसके जो अभियोग को बोला जाता है महाअभियोग, इम्पीचमेंट बोला जाता है। तो इन तीनों पोस्ट पर अभियोग लगाया जाता है। राज्यपाल के ऊपर अभियोग लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो जब मन करे तो राष्ट्रपति इनको हटा दे अपने पद से। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल उत्तर करेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश और भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। कब बनी थी? पूरा डेट 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी साथियों, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी और भारत की हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल, तीनों का श्रेय जाएगा सरोजनी नायडू को। नियुक्ति कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। कब तक ये नियुक्त थी? याद रखिएगा। इनका निधन हुआ था साथियों 2 मार्च 1949 ईस्वी को। 2 मार्च 1949 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। और इनका जयंती अगर हम देखें साथियों, इनका जयंती 13 फरवरी को मनाया जाता है, यानी इनका जन्मदिन 13 फरवरी। और इस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का बर्थडे, जयंती, और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 13 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, रेडियो दिवस। याद रखेंगे, रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को और राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू की जयंती और राष्ट्रीय महिला दिवस।
15 अगस्त को इनकी नियुक्ति होती है। उत्तर प्रदेश में पहली राज्यपाल बनी थी और पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी उत्तर प्रदेश की और भारत की। 2 मार्च 1949 ईस्वी को इनका निधन हो जाता था। चौथा प्रश्न पूछा गया है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है? अभी हमने किया एक्सप्लेनेशन में, सरोजिनी नायडू का जयंती, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन साथियों 13 फरवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, और रेडियो दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, मंत्रिपरिषद, राज्य के मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार में है बीपीएससी, झारखंड में जेपीएससी, राजस्थान में आरपीएससी, वो सदस्य का नियुक्ति, राज्य लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है राज्यपाल, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा सी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा न की जाती है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है, बट इसमें लेकिन शब्द लगा हुआ साथियों, कोलोजियम की सिफारिश पर, याद रहेगा आपको, कोलोजियम की सिफारिश पर जजों की नियुक्ति होती है, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बाकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति और राज्यों के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और महाधिवक्ता, इस महाधिवक्ता को बोला जाता है एडवोकेट जनरल। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है अनुच्छेद 76 के तहत, वैसे ही अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं साथियों, कोई भी एक्सप्लेनेशन में जो साथी पहले से पढ़े हुए उनको लग रहा होगा 1-2 पॉइंट छूट रहा है, नहीं छूटेगा। जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स जानकारी मिलेंगे, क्योंकि हम एम लक्ष्मीकांत और जो भी प्रामाणिक पुस्तकें हैं उन सभी को पढ़ने के बाद गूगल पर, नेट पर, इंटरनेट पर भी चीजों को सर्च करके तब परफेक्ट आपके लिए ये हम प्रश्न लेकर के आते हैं, व्याख्या लेकर के आते हैं। छठा प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? राज्य विधान पालिका, जैसे हमारे देश में विधायिका है संसद, पार्लियामेंट, ऐसे ही राज्यों में है विधान पालिका। राज्यों में विधान पालिका, यहाँ दो तरफ हम कॉलम बना देते हैं, राज्य की विधायिका और केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका और केंद्र की विधायिका। समझिएगा ध्यान पूर्वक इसको, क्योंकि कभी कभी आपको ये विधान मंडल शब्द, विधान पालिका शब्द नहीं देगा, विधान मंडल शब्द नहीं देगा, तो आपको क्लियर करना होगा, सारा कुछ यही समझ लीजिएगा। राज्य की विधायिका जो विधान पालिका भी कहलाती है, विधान मंडल भी कहलाती है। विधान 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 मंडल या विधान पालिका भी कहलाती है और राज्यों की विधायिका भी कहलाती है। ये सब नाम इसको दिया जाता है साथियों। ये हमारे भारत में मैक्सिमम राज्यों में एक सदनी है। एक सदनी का मतलब हो गया कि सिर्फ विधानसभा है, सिर्फ विधान सभा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ होते हैं। लेकिन भारत के 6 राज्यों में वर्तमान समय में विधान परिषद भी है, 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल चुने जाते हैं। ये 6 राज्य कौन कौन सा है देखिएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बिहार, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक राज्य हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और तेलंगाना हो जाएगा। ये 6 राज्य जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधानमंडल द्विसदनी है। ये 6 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद भी है, और बाकी 28 राज्य में साथियों विधानसभा है, और ये 6 जगह 2 है। कहने का मतलब इसके अलावा जो अन्य राज्य बच रहा है, जैसे हम बात करें राजस्थान का, हिमाचल प्रदेश का, गुजरात का, तो वहां पर सिर्फ विधानसभा है, वहां के विधानमंडल या विधानपालिका में एक सदनी सदन है विधानसभा, और इन 6 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनी है, ध्यान रखे रहिएगा। अगर हम केंद्र में विधायिका पर आए तो इसे पार्लियामेंट या संसद कहा जाता है। यहाँ पर 2 सदन मिलते हैं हमको, एक लोकसभा मिलता है और दूसरा हमको मिलता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा।
तो अगर हम बात करें यहाँ पर विधानसभा ये जनता का सदन है, यहाँ पर लोकसभा जनता का सदन है। क्योंकि हमारे देश का ढांचा जो है प्रशासनिक ढांचा है, संवैधानिक ढांचा संघात्मक है, इस नाते राज्यों को भी पावर दिया गया है, शक्ति का हस्तांतरण किया गया और केंद्र को भी शक्ति का हस्तांतरण किया गया है। तो इस नाते केंद्र में जो पोस्ट आपको मिलेंगे, जो इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, जो न्यायपालिका मिलेंगे, उसी भांति राज्यों में भी मिलेंगे। तो विधान पालिका, राज्य में विधान पालिका का उच्च सदन किसको कहते हैं? ये जनता के द्वारा चुना जाता है, इसको प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। और ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है साथियों, इसको इसको अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं और इसको उच्च सदन कहते हैं, इसको निम्न सदन कहते हैं। थोड़ा लिख देते हैं, ये निम्न सदन है और यह निम्न सदन के साथ साथ यह प्रत्यक्ष सदन है, यानी कि जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। और विधान परिषद क्या होता है? ये उच्च सदन है और जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर उच्च सदन कौन सा हो जाएगा राज्यों की विधान पालिका में? तो उत्तर हम कर देंगे, उत्तर हमारा हो जाएगा विधान पालिका परिषद। ये परिषद हो जाएगा साथियों, विधान पालिका परिषद। देखिएगा यहाँ पर कुछ अनुच्छेद आपके लिए लेकर के आए हैं। उससे पहले एक बात साथियों, जो विधान पालिका परिषद है, इसका नाम विधान परिषद भी है, कंफ्यूज मत होइएगा। विधान परिषद ये है और विधानसभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। देखिएगा कुछ अनुच्छेदों को एक बार पढ़ लीजिएगा, आगे हमको इससे क्वेश्चन मिलेगा और रिविजन भी हो जाएगा। देखिएगा देखिएगा लिखा हुआ है अनुच्छेद 168 से, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में लिखा गया है प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल का प्रावधान है। अगर साथियों स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो अपने क्वालिटी को, यूट्यूब की सेटिंग से क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अनुच्छेद 168 में लिखा गया है विधानमंडल, 168 में लिखा गया है विधानमंडल। राज्यों में 28 राज्यों में विधानमंडल है, जिसमें से 6 राज्यों में साथियों विधानमंडल द्विसदनी है। और इस विधानमंडल का हिस्सा कौन कौन होता है? तो राज्यपाल और विधानसभा होता है, और जहाँ 6 राज्य हैं वहां पर विधान परिषद भी। अनुच्छेद 169 में लिखा गया, बड़ा महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का सृजन और समापन। कुछ राज्यों में जहाँ विधान परिषद नहीं है वहां पर विधान परिषद बनाया जा सकता है, और कुछ राज्यों में विधान परिषद है वहां समाप्त किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 169। जैसे जैसे साथियों अनुच्छेद 169 का प्रयोग करके सन 2019 में अनुच्छेद अनुच्छेद 169 का प्रयोग करके 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य जो था वहां पर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। पूर्व में 7 राज्यों में विधान परिषद था, अब 6 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर विधान परिषद समाप्त किया गया 2019 में, तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत हुआ है। 170 में लिखा गया है विधान परिषद की संरचना, इसकी सीटों की संख्या। विधानसभा की सीटों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। विधानसभा की संरचना सीटों के बारे में वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 170 में है, जहां अधिकतम 500 हो सकते हैं, न्यूनतम 60 हो सकता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 403, और सबसे कम अगर बात करें तो सिक्किम है साथियों, सिक्किम में है 32 मात्र। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने बताया तो 60 न्यूनतम, ये संवैधानिक प्रावधान है कि अधिकतम 500 हो सकते हैं, न्यूनतम 60 हो सकते हैं, लेकिन अपवाद है। एक सिक्किम अपवाद है, 32 सीट है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा गोवा है, गोवा में 40 सीट है, गोवा में 40 सीट है। इसके अलावा मिजोरम है, मिजोरम यहाँ पर भी विधानसभा की 40 सीट है। सिक्किम, गोवा, मिजोरम तीनों अपवाद है जहां 60 से कम विधानसभा का सीट है। अनुच्छेद 171 अगर देखें, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के बारे में लिखा गया है कि इसके सदस्य कितने रहेंगे, इसका कार्यकाल कितना रहेगा। तो देखिएगा 6 वर्ष कार्यकाल होता है विधान परिषद के सदस्यों का, हर 2 साल में यहाँ पर चुनाव होता है। विधान परिषद की संख्या अगर पूछी जाए, विधान परिषद की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो जिस राज्य में जितना विधानसभा का सीट है उस विधानसभा के सीटों का 1/3 होना चाहिए। विधानसभा की सीटों का 1/3 और न्यूनतम 40, न्यूनतम 40, और विधानसभा के सीटों का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज दैट उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा का सीट है और 100 विधान परिषद का सीट है। विधानसभा 403 और विधान परिषद यूपी में 100, तो ये 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, है भी नहीं 1/3 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में, और न्यूनतम 40 विधान परिषद की सीटें होनी चाहिए। अनुच्छेद 172 दिखेगा, विधानमंडलों की अवधि दी गई है, विधानसभा का 5 वर्ष और विधान परिषद का 6 वर्ष कार्यकाल होता है। और अनुच्छेद 173 में लिखा गया है सदस्य की योग्यता और नागरिकता आयु।
अनुच्छेद 174 में लिखा गया है विधानसभा का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 177 में लिखा गया है मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 198 में लिखा गया है धन विधेयक की प्रक्रिया जो केवल विधानसभा में होती है, जैसे संसद में साथियों लोकसभा में धन विधेयक आता है, वैसे राज्यों में विधानसभा में धन विधेयक आता है। राज्य विधानमंडल के सदन के बारे में लिखा गया है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को कहा जाता है अंग्रेजी में साथियों लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ के मेंबर को कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ के मेंबर को कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। निम्न सदन किसको कहा जाता है राज्यों का? विधानसभा। जनता द्वारा सदन किसको कहा जाता है? विधानसभा। जनता द्वारा चुना गया प्रत्यक्ष सदन। और राज्य का उच्च सदन किसको कहते हैं? विधान परिषद को। राज्य का अप्रत्यक्ष चुनाव वाला सदन किसको कहते हैं? विधान परिषद को। विधान परिषद के बारे में एक बात और याद रखिएगा, विधान परिषद ही एक ऐसा सदन है, 4 सदनों में से, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में से चारों में से एक सदन विधान परिषद ऐसा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को न भंग किया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 169 के तहत 2019 में जम्मू कश्मीर से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। द्विसदनी, भारत में द्विसदनी कितने राज्यों में है सदन? तो बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में 6 राज्यों में है साथियों। देखिएगा 6 राज्यों में विधान परिषद द्विसदनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? राज्य विधान परिषद का प्रावधान पूछा गया है, विधान परिषद का प्रावधान। तो हम लोग कुछ अनुच्छेदों को किया, देखिएगा अनुच्छेद 168, इसमें क्या लिखा गया था? विधान मंडल, विधान मंडल या विधान पालिका। अनुच्छेद 169 जो 2019 में प्रयोग करके जम्मू कश्मीर से समाप्त किया गया, मतलब विधान परिषद का उत्सादन एवं सृजन, विधान परिषद का उत्सादन उत्सादन एवं सृजन। ये संविधान का शब्दावली है साथियों। उत्सादन मतलब होता है बनाना, उत्सादन मतलब होता है समाप्त करना, और सृजन मतलब होता है क्रिएट करना और बनाना। यानी कि विधान परिषद को समाप्त करना अनुच्छेद 169, विधान परिषद को बनाना, कुछ राज्यों में नया बनाना है तो अनुच्छेद 169। इसके अलावा अनुच्छेद 170 में विधानसभा, विधानसभा और अनुच्छेद संरचना है विधानसभा संरचना 170। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना। तो देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 171 हो जाएगा। राज्य विधान परिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 171 में। डिटेल उसमें क्या है कि लिखा गया है कि राज्य विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी होगी और कहां कहां से लोग चुन करके आएंगे। तो हम थोड़ा देखते हैं साथियों, विधान परिषद को इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बड़ा डीप में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, और इसके जो सदस्य हो जाएंगे उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, एमएलसी कहा जाता है। हमारे देश में एमएलसी, हमारे जहां पर भी विधान परिषद है वहां पर एमएलसी 5 प्रकार से चुन करके आते हैं, 5 प्रकार से चुन करके आते हैं। कितने प्रकार से इनका चुनाव होता है? 5 प्रकार से। कौन कौन? तो देखिएगा, सबसे पहला 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्यों का जिला परिषद, जिला परिषद जो होता है, जिला बोर्ड होता है, और स्थानीय निकाय होता है, स्थानीय निकाय होता है, स्थानीय निकाय होता है, और नगर पालिका होता है, नगर पालिका। यहाँ से 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। ये लोग 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। बटा इसलिए लिखा गया है क्योंकि 6 राज्यों में जहाँ विधान परिषद है वहां पर कहीं 100 सीट है, कहीं 70 सीट है, कहीं 55 सीट है, तो इस नाते जितना सीट है उसका 1/3। फिर दूसरा है 1/3, 5 प्रकार से चुने जाते हैं। फिर 1/3 है कि उस राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं जिन्हें विधायक कहा जाता है, इनके द्वारा जितना सीट है उसका 1/3 चुने जाएंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दें यूपी के सापेक्ष में साथियों, यूपी में 100 सीट है विधान परिषद का, तो जो 403 विधायक हैं वो इस 100 का 1/3, यानी 100 का 1/3 कितना हुआ? 33 लगभग हुआ साथियों। तो यूपी के जो विधान परिषद की 100 सीटें हैं उसमें से 33 सीटों को यूपी के 403 विधायक मिलकर के चुनेंगे। इसके बाद है 1/12, 1/12 स्नातक जो होते हैं। जैसे साथियों हम लोग जो स्नातक है 3 वर्ष जो पूर्व स्नातक किए हैं, 3 वर्ष पूर्व स्नातक किए हैं, जैसे 2026 शुरू हो गया तो 3 वर्ष पूर्व यानी 2023 से पहले अगर आप ग्रेजुएट हैं
तो आप 1/12 जो इस सीटों के 1/12 सदस्य हैं जो एमएलसी चुन कर जाएंगे उसमें आप वोट करेंगे। इसके बाद है 1/12 माध्यमिक से ऊपर के शिक्षक, माध्यमिक से ऊपर के जो शिक्षक हैं वो एमएलसी को चुनते हैं, कितना 1/12। इसके अलावा जो पांचवा है साथियों, ये 1 2 3 4 हुआ। पांचवा अगर हम देखें तो ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल मनोनीत करते हैं, राज्यपाल अपने मन से मान लेंगे, नॉमिनेट कर देंगे। और ये जो है साथियों ये 5 क्षेत्र से होते हैं, 5 क्षेत्र से नॉमिनेट होते हैं, कितना 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य। कहाँ कहाँ से, तो साहित्य के क्षेत्र के वो विद्वान हो सकते हैं, कला के क्षेत्र के विद्वान हो सकते हैं, समाज सेवा क्षेत्र से विद्वान हो सकते हैं, और विज्ञान के क्षेत्र के हो सकते हैं, और सहकारिता क्षेत्र के हो सकते हैं। इन पांच क्षेत्रों से राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। जैसे यूपी में 100 सीट है तो उसका 1/6 राज्यपाल मनोनीत करेगा, 1/12 माध्यमिक से ऊपर के शिक्षक चुनेंगे, 1/12 सदस्य स्नातक जो 3 साल पहले के हैं वो चुनेंगे, 1/3 विधायक चुनेंगे, 1/3 जिला परिषद, स्थानीय निकाय और नगर पालिका चुनेंगे। इस प्रकार से ये 1/3 1/3 1/12 1/12 1/6 करके टोटल 1 हो जाता है साथियों। थोड़ा कैलकुलेटिव करके हम लोग देखते हैं तो 1/3 हो गया, 1/3 ये लगभग 33% हो गया। 1/12 और 1/12 को अगर हम जोड़ ले साथियों, 1/12 और 1/12 को जोड़ा जाता है गणित में, 1/12 तो ये हो जाता है हमारा 1/6, तो ये दोनों मिलाकर के 1/6 हो गया। फिर यहाँ पर 1/6 ये है, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो अगर 1/6 और 1/6 दोनों को जोड़ा जाता है तो हो जाता है 1/3। तो 1/3 ये हो गया, 1/3 ये हो गया, 1/3 हो गया, तो तीनों 1/3 1/3 1/3 इज इक्वल टू 1 हो गया पूरा। तो ये इस प्रकार से 100% बैठ जाता है हमारा। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, समझ में नहीं होगा तो रिवाइंड करके आप इसको देख लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे प्रश्न का उत्तर भी हो गया था। 8वां प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 169 में, जिसका प्रयोग करके 2019 में जम्मू कश्मीर को समाप्त भी कर दिया गया वहां विधान परिषद। आगे किसी राज्य में आवश्यकता है, जैसे करंट अफेयर में आता है कि उड़ीसा राज्य में विधान परिषद का गठन होने वाला है। बहुत समय से सुना जा रहा है साथियों, तमिलनाडु में भी विधान परिषद का गठन होने वाला है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, 169 के, और कहीं समाप्त होगा तो वो भी 169 के अंतर्गत। कौन करेगा, तो अगर हम बात करें कि कौन करेगा तो साथियों संसद के द्वारा कानून बना करके विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, संख्या कम की जाती है, विधान परिषद की सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, और विधान परिषद का उत्साधन और सृजन भी किया जा सकता है, संसद के द्वारा सब तय किया जाता है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, किसको मतलब समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं पूछ रहा है, समाप्त किया जा सकता है, तो उत्तर हो जाएगा विधान परिषद, अनुच्छेद 169 के तहत। लोकसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन भंग किया जा सकता है, विधानसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता, भंग किया जा सकता है। इसको न तो भंग किया जा सकता है और न ही इसको समाप्त किया जा सकता है। तो 9वां प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या क्रमशः होगी, क्या करेंगे उत्तर, 60 और 500, 60 और 500, न्यूनतम 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500 होनी चाहिए, अधिकतम 500 होनी चाहिए और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 170 में लिखा गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या राज्यों में कम से कम 60 और अधिकतम 500 होनी चाहिए। लेकिन सर्वाधिक अगर बात करें तो यूपी में 403 है, और सबसे कम बात करें तो सबसे कम 60 तक कुछ राज्यों में है साथियों, लेकिन 60 से कम भी अपवाद में हमने किया, गोवा सिक्किम और मिजोरम, गोवा सिक्किम मिजोरम, यहाँ पर अपवाद स्वरूप 60 से भी कम है। सिक्किम में 32 सीट है और गोवा और मिजोरम में साथियों, गोवा और मिजोरम में हमने किया 40 सीट है, तो अपवाद है ये दोनों, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, अभी हमने किया एक्सप्लेन, कुल सदस्यों का 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 5 क्षेत्र से। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, उत्तर क्या होगा, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में नहीं है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में नहीं है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं है। कितने राज्यों में विधान परिषद है भारत में, 6 राज्यों में,
6 राज्यों में विधान परिषद। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। 6 हो गया। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 7वां कौन था जहां समाप्त हो गया? तो जम्मू एंड कश्मीर से समाप्त हो गया अनुच्छेद 169 के तहत और सन 2019 में। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो, देखिएगा साथियों, हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं निर्वाचन विभाग के सबसे हेड। यानी कि निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग है। अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन का वर्णन है। इस इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी नाते 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और साथियों, इसी दिन प्रथम जो फर्स्ट हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो सुकुमार सेन साहब थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे देश के सुकुमार सेन। अब वर्तमान में कौन है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त? ज्ञानेश कुमार जी वर्तमान में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो ये निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ इलेक्शन होता है। पहली बात की केंद्र में जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न कराना, उपराष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न कराना, लोकसभा के चुनाव को संपन्न कराना, राज्यसभा के चुनाव को संपन्न कराना, राज्यों में विधानसभा जो विधायक का चुनाव मुख्यमंत्री होते हैं उनका चुनाव संपन्न कराना, विधानसभा का चुनाव संपन्न कराना, और राज्यों में जहां विधान परिषद है, एमएलसी होते हैं, उनका चुनाव संपन्न कराना। ये सब केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। उत्तर क्या होगा हमारा? भारत का निर्वाचन आयोग। हर राज्य का भी निर्वाचन आयोग होता है साथियों। जैसे हाँ, केंद्र में कोई भी चीज है तो राज्य में भी होगा, क्योंकि हमारे देश का संवैधानिक ढांचा संघात्मक है। जो चीज केंद्र में होगा वो राज्य में भी होगा। तो जैसे केंद्र में निर्वाचन आयोग है, वैसे राज्य में निर्वाचन आयोग है। तो राज्य में जो निर्वाचन आयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग है, ये क्या काम कराता है? तो ये पंचायत चुनाव कराता है। पंचायत चुनाव जो हमारे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जहाँ पर प्रधान, बीडीसी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष, ये तीनों स्तर के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कंडक्ट कराता है। इसके अलावा नगर निकाय के चुनाव, यूपी में नगर निकाय के भी 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। नगर पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव और नगर निगम का चुनाव। ये भी त्रिस्तरीय है और पंचायती राज भी त्रिस्तरीय है। तो पंचायत का चुनाव और नगर निकाय का चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को है। लेकिन राज्यों में विधानसभा का निर्वाचन का जिम्मेदारी केंद्रीय निर्वाचन आयोग यानी भारत निर्वाचन आयोग को है। उत्तर हो जाएगा सी। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक किया करिए। आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, लाइक भी किया करिए। सपोर्ट के रूप में वही है। बाकी आपके कोई भी साथी पढ़ने वाले होंगे उनको शेयर भी करते रहिएगा। 14वां प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है? तो हम जान रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में है। और क्या क्या है देखिएगा, विधानसभा में, यूपी में विधानसभा में सीट सबसे ज्यादा है 403। और इसके अलावा विधान परिषद जो है वहां पर भी सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में 100। राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा सीट है हमारे उत्तर प्रदेश में, कितना? 31 राज्यसभा में। और लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीट हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। अनुच्छेद नहीं, लोकसभा के सीटों की संख्या 80। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधान परिषद 100 और विधानसभा 403। ये उत्तर प्रदेश की सीटों का विवरण है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा इस सभी में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में। इसी नाते कहा जाता है कि देश की राजनीति लगभग उत्तर प्रदेश तय करती है। जिसको प्रधानमंत्री बनना उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ता है साथियों, उत्तर प्रदेश पर फोकस करके चुनाव लड़ता है। और उत्तर प्रदेश से सीटें अगर ज्यादा निकल गई तो लोकसभा में उसका बल्ले बल्ले भी होता है। 15वां प्रश्न है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन भत्ता का निर्धारण के बाद पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री क्या तय करेंगे? नहीं साथियों, इनको तय करना हो तो नए नए मुख्यमंत्री आएंगे, अपने हिसाब से जितना मन करेगा उतना बढ़ा देंगे। राज्यपाल तय करता है? ये भी नहीं साथियों। मुख्य सचिव तय करते हैं? नहीं। राज्य का विधानसभा, राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन, राज्य सरकार के मंत्रियों का और विधानसभा के सदस्यों का, विधान परिषद के सदस्यों का वेतन का निर्धारण राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके द्वारा तय किया जाता है। मतलब विधान पालिका तय करती है राज्य संबंधित मंत्री और सरकार का वेतन।
अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न देखिएगा, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। इन ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा गोवा। देखिएगा, गोवा उत्तर हो जाएगा। और एक प्रश्न करंट अफेयर में हम लोग पढ़े साथियों, भारत का पहला राज्य जो स्वतंत्रता के बाद कॉमन सिविल कोड यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड या समान नागरिक संहिता लागू किया है, तो हमने पढ़ा था उत्तराखंड। तो ये क्या है और वो क्या है, पूरा क्लियर देखिएगा। गोवा में साथियों 1867 ईस्वी में ही 1867 ईस्वी में कॉमन सिविल कोड लागू हो गया। जब संविधान लागू नहीं था तब से लागू है कॉमन सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता कहते हैं, समान नागरिक संहिता कहते हैं, यूसीसी भी कहा जाता है इसको। ये हमारे आजादी से पहले, हमारा संविधान बनने से पहले ही गोवा में लागू हो गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर गोवा में रह रहा है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए एक समान कानून रहेगा, एक समान कानून रहेगा। उसे ड्रेस पहनने का, वर्दी पहनने का, विवाह करने का, हर प्रकार से कोई भी धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होगा। सबका एक समान कोड रहेगा, वर्दी का, विवाह पंजीकरण का अलग अलग नहीं रहेगा साथियों। जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, आनंद मैरिज एक्ट सिखों का हो गया, अलग अलग कानून नहीं होगा, देश का एक कानून होगा, उसी के अनुसार सब चीजें तय होंगी, तो उसे कहा जाता है समान नागरिक संहिता। तो ये तो 1867 में हुआ था। लेकिन अगर करंट में अगर हम देखें तो साथियों 27 जनवरी 27 जनवरी 2025 को, 27 जनवरी 2025 डेट आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण है इस नाते। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनता है, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनता है जो अपने यहाँ, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य जो अपने यहाँ यूसीसी को लागू कर देता है। यूनिफॉर्म यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं साथियों, यूनिवर्सल ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो आजादी के बाद लागू करता है वो उत्तराखंड है। कब करता है? तो 27 जनवरी 2025 को। आजादी से पहले तो 1867। बाकी अनुच्छेद की अगर बात करें तो कहाँ पर है यह समान नागरिक संहिता के बारे में वर्णन? समान नागरिक संहिता के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 में लिखा गया है समान नागरिक संहिता। और जब लागू हुआ तब से पहला राज्य हो गया उत्तराखंड जिसने इसको लागू किया है। बाकी बहुत पहले 1867 में गोवा ने लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 164। तो और भी अनुच्छेद को देखिएगा साथियों, राज्यपाल को सहायता देने के लिए, राज्यपाल को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री राज्यों में और मंत्री परिषद होगा। राज्य में मंत्री परिषद होगा जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। राज्यपाल को सहायता देंगे किस अनुच्छेद में लिखा है? 163 में। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी मुख्यमंत्री की और मंत्रिपरिषद की, अनुच्छेद 164 में। और अनुच्छेद 165 में लिखा गया साथियों, राज्यों का महाधिवक्ता, राज्यों का महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है अंग्रेजी में, एडवोकेट जनरल, जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्त होता है। जैसे कि केंद्र में हमने पढ़ा है अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल होते हैं और उनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अनुच्छेद 76 में लिखा गया अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी और उनकी सहायता के लिए है सॉलिसिटर जनरल, और राज्यों में होते हैं एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 166 में देखें, अनुच्छेद 166 में लिखा है राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन लिखा गया है। इसके अलावा एक अनुच्छेद और, अनुच्छेद 161, इसमें राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति है। क्षमा दान की शक्ति राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 161 के तहत, मृत्युदंड को छोड़ करके। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी सबसे पहले किस राज्य में? तो जैसे साथियों हमने पढ़ा कि राज्यपाल भारत में सबसे पहले किस राज्य में महिला नियुक्त हुई, तो उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ही महिला मुख्यमंत्री भी नियुक्त हुई थी। महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री
डेट था साथियों 2 अक्टूबर 1963 ईस्वी। 2 अक्टूबर 1963 ईस्वी को पंजाब की थी साथियों, पंजाब की सुचेता मजूमदार। सुचेता मजूमदार, पूरा डिटेल देखिएगा साथियों। सुचेता मजूमदार पंजाब की थी, 2 अक्टूबर 1963 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है और देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री रहती है साथियों। इनका विवाह हुआ था, इनका विवाह हुआ था जेबी कृपलानी साहब से। जेबी कृपलानी, झंडा समिति के अध्यक्ष, हालांकि तदर्थ राष्ट्रध्वज समिति के राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी की पत्नी थी सुचिता मजूमदार, इसी नाते इनका नाम हम पढ़ते हैं कि सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर 1963 ईस्वी को नियुक्त होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 19वां प्रश्न पूछा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या सीजीआई होते हैं, उनका वेतन और भत्ता कौन देगा? तो जिस राज्य में वो नियुक्त होते हैं उस राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है। राज्य की समेकित निधि, कंसोलिडेशन जो फंड होता है उससे दिया जाता है। कितना दिया जाता है देखिएगा, याद रखिएगा। हमारे देश के जो सीजीआई हैं उनका वेतन, हमारे देश के जो सीजीआई उनका वेतन 2,80,000 है और सुप्रीम कोर्ट में ही जो अन्य न्यायाधीश है उनका 2.5 लाख सैलरी है और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका 2.5 लाख है। दोनों लोग बराबर है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, दोनों लोग का सैलरी 2.5 लाख है और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनका 2.25 लाख रुपए, 2,25,000 रुपया वेतन होता है। अब ध्यान पूर्वक एक बात देखिएगा, यहाँ गलती कर देते हैं लोग जल्दीबाजी में पढ़ करके, वन लाइनर पढ़ने के बाद। सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जो जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश या जज हो गए, न्यायाधीश या जज, इनको वेतन और भत्ता दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा और जब ये रिटायर होते हैं तो इनको पेंशन भी दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, इनको वेतन दिया जाता है जो राज्य सरकार, जिस राज्य में इनकी नियुक्ति होती है उस राज्य सरकार के राज्य की संचित निधि, समेकित निधि से दिया जाता है। लेकिन जब ये रिटायर होते हैं तो पेंशन इनको दिया जाता है केंद्र की संचित निधि से। तो ये अपवाद है, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, माना जाता है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति के द्वारा हो रहा है, केंद्र के द्वारा हो रहा है, तो जब ये रिटायर हो जाएंगे तो केंद्र के द्वारा ही पेंशन दिया जाएगा। जब तक काम करते हैं तो वेतन के रूप में राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और जब रिटायर होते हैं तो पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ जाते हैं, 20वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दिया जाता है? आ गया प्रश्न साथियों, देखिए। उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जज होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, उनको पेंशन दिया जाएगा भारत की संचित निधि से। और जब तक काम किए थे तब तक सैलरी कहाँ से लिए थे? उसी राज्य से लिए थे, तो भारत की संचित निधि से। जैसे मान लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने चीफ जस्टिस हैं या अन्य न्यायाधीश हैं, अभी काम कर रहे हैं, तो उनको सैलरी कौन देता होगा? राज्य की संचित निधि से दिया जाता होगा। कितना दिया जाता होगा? तो हाई कोर्ट के जो सीजे अभी हमने किया 2.5 लाख रुपया और हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2.25 लाख रुपया वेतन राज्य की समेकित निधि से दिया जाता होगा। लेकिन जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब केंद्र की संचित निधि से, भारत सरकार की संचित या समेकित निधि से उनको पेंशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट में 65 है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का अधिकतम आयु, रिटायरमेंट का आयु 65 और हाई कोर्ट का 62 वर्ष है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति का रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है, उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में कितनी है? हाई कोर्ट की संख्या देश में कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 25। डिटेल देखिएगा, 25 हाई कोर्ट वर्तमान में है। पहला हाई कोर्ट, पहला पहला हाई कोर्ट देश में कब बना था? 1862 ईस्वी में। 3 जगह बना था, याद रखेंगे। पहला था बम्बई, तीनों एक साथ बना था, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में देश का पहला हाई कोर्ट। दूसरा हाई कोर्ट जो बना था देश में, वो बना था 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में सेकेंड हाई कोर्ट बना इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये 1866 में बना। ये साथियों ये सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट जिसके जजों की संख्या 160 है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन एक हाई कोर्ट बना है साथियों, याद रखेंगे, झारखंड, झारखंड हाई कोर्ट। इसका बिल्डिंग जो है सबसे बड़ा है। तो प्रश्न पूछे कि क्षेत्रफल वाइज या एरिया वाइज, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हाई कोर्ट भारत का, तो झारखंड हाई कोर्ट याद रखे रहिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है।
एक आपको हाई कोर्ट का डेट याद करना है 1916। पटना हाई कोर्ट 1916, पटना में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1916। आप 3 डेट बस याद रखिए, सारा डेट से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है बिहार में, यूपी में, तो ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन और पहला पूछा जाता है। बाकी आपको याद नहीं करना है तमिलनाडु में कब हुआ था और कर्नाटक में कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न देखिएगा। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या आता है, देखिएगा। इसका उत्तर तो हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी देते हैं। और अगर यहाँ पर हम पूछते कि सर्वोच्च न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति, तब क्या उत्तर होता? तब उत्तर होता साथियों कि ये मौलिक अधिकार। कुछ याद आ रहा होगा आपको, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे संविधान में अनुच्छेद 226 और 32 में अंतर क्या है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के मामले में, मौलिक अधिकार के हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्ष, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये पांचों जो साथियों, ये मौलिक अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, जितने भी प्रकार के अधिकार नागरिकों के होते हैं, उपयुक्त सभी प्रकार के मामले में परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, यानी कि पांचों प्रकार के जो रीट होते हैं वो जारी कर सकता है। तो समझ में आया साथियों तो कमेंट जरूर करिएगा, और ना समझ में आएगा तब वो कमेंट करिएगा, आपको इस पे शॉर्ट वीडियो बना करके हम समझा देंगे। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ये हाई कोर्ट से क्षेत्राधिकार वाला क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा हम एक बार आपको सारे हाई कोर्ट को दिखाते हैं, उनका क्षेत्राधिकार को दिखाते हैं, फिर आप इस प्रश्न को अपने से ही उत्तर करिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हमने अभी किया कि हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में, 25 हाई कोर्ट है। इसमें साथियों बहुराज्य मतलब कई राज्यों को कवर करने वाले जो हाई कोर्ट है, उनको पहले देखिएगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो 4 राज्यों को कवर करते हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम असम नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों को कवर करने के साथ नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा राज्यों को कवर करने वाला गुवाहाटी हाई कोर्ट। सेकेंड पर सबसे ज्यादा बॉम्बे हाई कोर्ट राज्यों को कवर करता है। जो बॉम्बे महाराष्ट्र को करता ही है। गोवा और केंद्र शासित राज्य जो दादरा नगर हवेली दमन दीव है, इसको भी कवर करता है। तीसरा पे है कोलकाता हाई कोर्ट, जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी कवर करता है। और चौथा है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, यह पंजाब और हरियाणा के अलावा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी कवर करता है। फिर पांचवें पे आता है मद्रास हाई कोर्ट, साथ में तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को भी कवर करता है। इसके बाद आता है छठा केरल हाई कोर्ट, केरल के साथ साथ लक्षद्वीप राज्य, केंद्र शासित राज्य को कवर करता है। यानी कि कवर करने का मतलब इन केंद्र शासित राज्य छोटे राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है, तो उसका जुडिशियरी एरिया इसी के अंतर्गत आता है। सातवां है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रांत लद्दाख की दोनों केंद्र शासित प्रांतों का एक है। तो ये टोटल 7 हो गए जो बहुराज्यीय अधिकार वाले हाई कोर्ट हो गए। इसके अलावा एकल वाला देखिएगा, एकल वाला अगर देखें, थोड़ा सा ऊपर करें आप आएगा, ये व्हाइट की वजह से डिस्टर्ब हो रहा होगा थोड़ा सा आपका, तो ये हो गया साथियों। थोड़ा सा और छोटा कर दें, थोड़ा सा और छोटा कर दिया जाए, ज्यादा छोटा हो गया, ज्यादा छोटा हो गया। एकल राज्य वाले एकल राज्य वाले एकल राज्य वाले में पहले नंबर पे लिखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट कितने राज्यों को कवर करता है? खाली एक राज्य को, उत्तर प्रदेश को कवर करता है। देखिएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश को कवर करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश। और खंडपीठ की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 खंडपीठ है, एक लखनऊ में भी है और इलाहाबाद में भी है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पटना, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड उत्तराखंड ये 18 है साथियों। 18 ये हो गए और ऊपर हमने 7 किया था, तो 8 7 15, यानी कि ये टोटल कितने हो गए? 25 हाई कोर्ट वर्तमान में है। 7 ऐसे हैं जो एक से ज्यादा राज्यों को कवर करते हैं, और सर्वाधिक कवर करने वाला गुवाहाटी टॉप पर था। और इस प्रश्न का उत्तर जो हमसे पूछा गया था अंडमान वाला, वो कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ 2 बात और लिखा गया है, 2 बात क्या लिखा गया है,
लिखा गया है कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना 1862, लेकिन कलकत्ता, बंबई, मद्रास तीनों हाईकोर्ट 1862 में स्थापित हुआ था। सबसे नया हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग होकर के बना। आंध्र प्रदेश 2019 में ये दोनों अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश का अमरावती हाईकोर्ट देश का 25वां नवीनतम हाईकोर्ट है। तो अब थोड़ा सा इस प्रश्न को पढ़े साथियों। अंडमान 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 एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो क्या कहेंगे? कलकत्ता हाईकोर्ट, कलकत्ता। एक कम प्रश्न का उत्तर कमेंट में करिए साथियों। अभी हमने किया वहीं से क्वेश्चन है कि पांडिचेरी या पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, उसका क्षेत्राधिकार? कमेंट करिए उत्तर। अंतिम प्रश्न हम देखते हैं साथियों। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित राज्य प्रदेश के लिए है? तो इलाहाबाद जो है एक ही के लिए, उत्तर प्रदेश। दिल्ली भी एक ही के लिए है, दिल्ली। गुजरात भी एक ही के लिए है। बंबई जो है साथियों, बंबई महाराष्ट्र राज्य, और बंबई महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ दमन दीव दादरा नगर हवेली इन सबको कवर करता है। तो उत्तर हमारा आ जाएगा डी। ये था साथियों आज का 25 प्रश्न। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।